उनकी गणनाओं में अंतर नहीं होना चाहिए। तो मुख्यतः तो ये मैं कहूँगा कि जब से कंप्यूटर आया इस पे ज्योतिष में रिसर्च होनी शुरू हो गई। उससे पहले रिसर्च तो होती नहीं थी। उससे पहले तो जो हमारे ऋषि मुनि बोल गए हैं, बच्चे खेल खेलते हैं ना कि एक ने दूसरे के कान में बोला, दूसरे ने तीसरे के कान में बोला, तो पता चला कि पांचवें के कान में कुछ और ही वो बात समझ में आई उसको। तो ऐसा ही होता है कि जब हमारे पास कोई विद्या चली आती है तो बीच बीच में उसमें चेंजेस आ जाते हैं, समझने में फ़र्क आ जाता है, और उसके कारण जो हमारे पास तथ्य पहुंचते हैं वो नहीं होते जो कि होने चाहिए, जो बिगिनिंग में स्टार्ट में किसी ने ईजाद किए, रिसर्च की। तो हमारे पास जो इस आज की डेट में ज्योतिष है, अगर हम इसको पुनरुत्थान नहीं करें और इसके ऊपर रिसर्च नहीं करें तो ये जो ज्योतिष है वो बहुत ही अधूरी है एक तरह से। इसलिए नहीं मैं कह रहा अधूरी है कि ज्योतिष में कोई कमी है। ज्योतिष में जब शुरू हुई तो सही शुरू हुई, लेकिन बीच में जो परिवर्तन हो गए, एक से दूसरे ने सुना, दूसरे ने तीसरे से सुना, और उसने क्या समझा और फिर क्या लिखा अपनी किताबों में, फिर उसके बाद हमने उसको पढ़ा और हमने कुछ और समझ लिया। तो अब जैसे आप देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके हमारे को सूत्र नहीं मालूम है, हमें रीजनिंग नहीं मालूम है। जैसे कि हम दशा निकालते हैं, विंशोत्तरी दशा निकाली। अब पहली बात तो हम विंशोत्तरी दशा को ही क्यों प्रथम लेते हैं, क्यों नहीं हम दूसरी अष्टोत्तरी दशा को लेते, या योगिनी दशा को लेते, या कोई और काल चक्र दशा को लेते। फिर विंशोत्तरी दशा में भी हम शुक्र को 20 साल दे रहे हैं, केतु को 7 साल दे रहे हैं, सूर्य को 6 साल दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्यों ये क्रम है, केतु पहले क्यों है, फिर शुक्र क्यों है, फिर सूर्य क्यों है? ये इतने सारे क्वेश्चन है जिसका कोई जवाब नहीं है। और फिर अलग अलग दशाओं में उनका क्रम भी बदल जाता है, उनके काल भी बदल जाते हैं। तो कैसे हम माने कि ये दशा, हम इसी दशा को अप्लाई करना चाहिए और हम उसको सर्वत्र अप्लाई कर रहे हैं। फिर एक और उसमें प्रॉब्लम आती है कि अगर हमारा अयनांश बदल जाता है, अयनांश बदलने से अंश बदल जाते हैं, डिग्री बदल जाती है, प्लैनेट की दशाएं की वैल्यू बदल जाती है, तो ये एक और कमी है। तो हमें क्या सही मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए, इसी प्रकार से ये तो एक दशा की बात हुई। एक जो सबसे बड़ी हम एक चूक कर रहे हैं, हम मैचिंग करते हैं, 36 गुण मिलाते हैं, 36 गुण मिलाते हैं और साथ में हम मंगलिक मैचिंग करते हैं। और हम बहुत एक दृढ़ता से ये दोष आ गया, भकूट दोष आ गया या नाड़ी दोष आ गया तो इसको हम शादी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नाड़ी दोष आ गई तो संतान में प्रॉब्लम आ सकती है या हेल्थ में समस्या आ सकती है। भकूट दोष आ गया तो दोनों में सामंजस्य नहीं बैठेगा। गण दोष आ गया तो दोनों का वैचारिक मतभेद होगा। बहुत चीज़ें ऐसे हम स्ट्रांगली बोलते हैं, लेकिन क्या ये वाकई में ऐसा होता है? अभी हम देखते हैं कि 36 गुण में से 30 गुण मिले हुए हैं और 3 महीने में शादी टूट गई। तो ऐसा क्यों हो गया? और हम बहुत सारे ऐसे देखते हैं जिन्होंने बिना मिलाए शादी कर ली और 4 गुण मिल रहे थे या 10 गुण मिल रहे थे और उनकी शादी खूब अच्छी चल रही है। तो अगर इतना प्रैक्टिकली इतना अगर अंतर है तो क्यों है? इसको जानना बहुत आवश्यक है और इसको समझना बहुत आवश्यक है। हमने इसके ऊपर काफ़ी हमने 3 PhDs करवाई हैं ज्योतिष इसी मिलापक के ऊपर। 3 PhDs में अलग अलग ये 36 गुण मिलान का हुआ, मंगलिक का हुआ, फिर काल का हुआ कि काल घटना कब शादी होती है, इन सब पे अलग अलग PhDs करवाई। और उसमें हमने पाया कि ये जो 36 गुण मिलान है ये आज की डेट में बिल्कुल निरर्थक रह गया है। इसको अगर आप ना मिलाएं तो मेरे ख्याल से आप ज़्यादा भला करेंगे सोसाइटी का बजाय कि मिलाने के। मिलाने से 1% भी ऐसा प्रतिशत फल नहीं आता जो कि हमारे को न मिलाने से आता। तो मंगलिक में थोड़ा सा फलादेश मिलता है, लेकिन मंगलिक उससे भी ज़्यादा अगर आपको देखना है, मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा देखना है तो पंचम और नवम मंगल है। एक लड़के का पंचम में हो, लड़की का नवम में हो, तो आप देखिए आपको लड़की दोनों में आपस में तकरार रहेगा ही रहेगा, हमेशा रहेगा, पूरी ज़िंदगी रहेगा।
वो मैच होगा ही नहीं। शनि की दृष्टि यदि आपकी लगन सप्तम पे पड़ती हो, लगन में शनि हो उच्च का, और उच्च का हो जाए बाय द वे, तो समझ लो वो केस खराब होगा ही होगा। डिस्टर्ब शादी मैचिंग शादी टूटेगी। अगर लगन में सब उच्च का शनि बैठा हो या 5th हाउस में बैठा हो, वहाँ से सप्तम को देख रहा हो या दशम में बैठा हो, तो ये इस प्रकार के जो दोष है वो बहुत ज़्यादा है। मंगल का पंचम में नवम में होना, ऐसे ही दूसरे और चौथे में हमने देखा कि लड़के का दूसरे में है, लड़की का चौथे में है, तो वो भी जो है काफ़ी दोषपूर्ण रहा, पाया गया। इसी प्रकार से, और खाली इतना ही नहीं, जुपिटर भी जो है 9th हाउस का उच्च का जुपिटर सबसे ज़्यादा दोषपूर्ण है। उसमें बहुत ज़्यादा शादियाँ खराब होती हैं, या तो शादी करते ही नहीं, या तो ऐसा मन हो जाता है कि हमें शादी करनी ही नहीं है, या फिर शादी हो भी जाती है तो भी वो शादी चलती नहीं है। तो केवल मंगल ही, चंद्रमा ही सारा शादी के ऊपर असर नहीं डालता, केवल मंगल ही नहीं डालता, शनि है, बुध है, सूर्य बुध और शुक्र अगर तीनों 9वें घर में मिल जाएं तो ये बहुत शादी को डिले कराते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं। और राहु जो है 11th हाउस में हो और केतु पंचम भाव में हो, या वाइस वर्सा, या राहु पंचम में हो केतु 11th में हो, तो वो भी शादी में व्यवधान डालता है। तो इस प्रकार के हमने नए सूत्र निकाले, और नए सूत्र की जो परसेंटेज है वो 90% तक एक्यूरेट है। मतलब वो जो है उसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो इन सूत्रों को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस प्रकार से केवल यही नहीं है, अभी जैसे कि हमने ये भी देखा कि संतान कब होगी, उसके लिए तो वैसे सूत्र हमारे उनमें भी लिखे हुए हैं जो काफ़ी हद तक मैच करते हैं, लेकिन सारे सूत्र ज्योतिष के ऐसे नहीं है जो कि मैच नहीं करते, लेकिन 90% सूत्र ऐसे हो गए हैं। क्योंकि अभी एक तो बाढ़ आ गई है, हर कोई जो है, जैसे ही उसने किसी ने पढ़ा कि सप्तम में अगर सप्तमेश जो है वो 7th हाउस से क्रॉस करे तो शादी होगी, अगर जैसे ही उसने पढ़ा साथ के साथ वो दूसरा आदमी जो है वो लिख देगा अगर नवांश में भी सप्तम में ऐसे क्रॉस करे तो वो भी शादी होगी। अब नवांश में सप्तम में से क्रॉस करने से तो इसका मतलब हर घर में क्रॉस कर रहा है और शादी होती जाएगी, तो ऐसा नहीं होता। इसको हमें वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन री राइटिंग दी योगाज। जो हम दोबारा से लिखते हैं योग को, जो उसका मूल रूप है वही रहना चाहिए, उसमें कहीं चेंजेस नहीं आने चाहिए। उसमें हमें जो सटीकता है तभी रह सकती है जब हमने उसको जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में ही उसको अपनाया और उसको उस तरह से ही लिखा और समझा। इसके अलावा तो इसलिए एक तो रिसर्च की बहुत आवश्यकता है, आज की डेट में आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। और अब कंप्यूटर का युग है, कंप्यूटर में एक अच्छी बात यह है कि आप हजारों हॉरोस्कोप्स की गणना कर सकते हैं और 1 मिनट में कर सकते हैं। बहुत सारे उसके साथ में एनालिसिस भी आपको मिल जाती है कंप्यूटर द्वारा ही करके, कि आपको ये भी मिल जाता है कि कौन से योग इसके अंदर कॉमन है, हजारों हॉरोस्कोप्स में कौन से योग नहीं मिल रहे हैं, तो उनको योगों की चेकिंग हो सकती है। और अब इसके बाद वैसे तो उसके बाद युग आया मोबाइल का, मोबाइल से जो है इंटरनेट का युग आया, मोबाइल का युग आया, तो उससे जो है ज्योतिषियों को बहुत फ़ायदा हुआ। एक तो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म जो है दूसरों को मिलना बहुत आसान हो गया। एक दूसरे से हमने कुछ डाला अपनी वेबसाइट पे और उसको पढ़ने वाले हजारों हो गए, तो सबने पढ़ लिया कि क्या ज्ञान कहाँ पर उपलब्ध है। तो ये इसका एक प्रचार प्रसार बहुत हुआ ज्योतिष का। इसके अलावा मोबाइल से हमारे को कंसल्टेंसी मिल गई। एक हम दूर दराज से अमेरिका से बैठे हुए हम लोगों को फ़ोन पर ही बैठ के हम अपनी जन्मपत्री देख के बता सकते हैं। तो ये काफ़ी हमें मतलब जितना जितना कंप्यूटराइजेशन हुआ है उतना उतना ज्योतिषियों को लाभ हुआ है। और अब तो सारा सॉफ्टवेयर भी जो है पूरा की पूरा मोबाइल पे आ गया है, पूरी ऐप है। हमारी भी ये फ्यूचर पॉइंट की ऐप है लियो स्टार के नाम से। आप सब लियो स्टार ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री ऐप है। उसमें
ज्योतिष की गणना है, मैचिंग है, वर्षफल है, लाल किताब है, न्यूमरोलॉजी है, पंचांग है, सैकड़ों साल का पंचांग निकाल सकते हैं आप, उसमें मुहूर्त है, उसमें फेस्टिवल्स हैं सैकड़ों साल के। तो आप ये सारी गणनाएं आप इसमें कर सकते हैं। और उसके साथ में आपको किताबों का पूरा बंच, ई बुक्स आपको अवेलेबल है मोबाइल पर। तो आप जो भी चाहता है वो डाउनलोड कर ले, और अभी उसको 1 साल की जो वो है वो फ्री दी जाएगी। वो हमें अपना डाउनलोड करके अपने नंबर पे, फ़ोन नंबर पे उसे इंस्टॉल कर ले, और वो फ़ोन नंबर हमें बता दें तो हम आपको फ्री उसकी उसकी फ्री फ्री एक्सेस मिल जाएगा आपको। ये आप अभी हमें लंच तक बता दीजिएगा, जब भी फ़ोन नंबर जो भी आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और फ़ोन नंबर बता दीजिएगा। तो अब जो आने वाला जो युग है वो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हमने भी फ्यूचर पॉइंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काफ़ी काम शुरू कर दिया है ऑलरेडी, और उस पर अब हम ज्योतिष का सॉफ्टवेयर उससे बना रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, उस पर तैयार कर रहे हैं। अब इसमें क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, उसमें कई तरीके हैं, केवल एक तरीका नहीं है, उसमें कई तरीके हैं। एक तो ये तरीका सीधा सीधा ये है कि आपने कुंडली, जैसे उसने कंप्यूटर अपने आप बना लेगा अंदर से, और आपको आपके सवाल, आप सवाल पूछिए, ज्योतिष से कोई भी सवाल पूछेंगे या एआई से पूछेंगे सवाल, और वो उसका जवाब उसी में से, आपकी कुंडली में से निकाल के आपको पढ़ के बता देगा, बोल के बता देगा, या आपको एक पैराग्राफ में लिख के दे देगा। तो एक तो ये है कि आपको पूरी पत्री, जैसे अब जन्म पत्री तो बन जाती है, 500 पेज की जन्म पत्री बन गई। 500 पेज की जन्म पत्री पढ़ने का समय किसके पास है? तो आपको कोई खास सवाल पूछना है, आप सवाल पूछिए एआई से, और वो आपको 500 पेज की पत्री इंटरनली एनालाइज करके और आपको 5 लाइनों के अंदर आपको उसका जवाब दे देगा। तो आपको सटीकता से जवाब मिल जाएगा जिस सवाल का आप जवाब चाह रहे हैं। एक तो तरीका ये, एक तो ये है एआई का बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये जो है, जो इससे भी बड़ा बेनिफिट है, वो ये है कि आप उसके अंदर हजारों पत्रियां डाल दीजिए। जैसे आपने 5000 हॉरोस्कोप्स डाल दिए कि ये तो पत्रियां, इनकी तो मैचिंग अच्छी चल रही है, और ये जो पत्रियां हैं इनके डाइवोर्स हो गए, तो आप वो अपने आप ही फॉर्मूला बना लेगा, एआई अपने आप फॉर्मूला बना लेगा कि कौन से गुण मिलाने चाहिए या कौन से राशि मिलानी चाहिए, कौन से ग्रह मिलाने चाहिए। वो अपने आप फॉर्मूला बना के साथ में आपको भी बता देगा फॉर्मूला कि ये फॉर्मूला है, और इसके द्वारा हम इसकी पत्रिका का ये एनालाइज कर सकते हैं कि इनकी शादी सही चलेगी नहीं चलेगी। और इस प्रकार से वो एक तो योग बना के दे देगा आपको, और आप उस योग को इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो इस्तेमाल करके उसको, और आपको एनालिसिस भी दे देगा पर्टिकुलर हॉरोस्कोप के ऊपर कि ये जो है इन 2 हॉरोस्कोप की मैचिंग होती है या नहीं होती है। तो बेसिकली मैं तो ये कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि जो अगला युग आ रहा है वो ऐसा युग आ रहा है कि आपको ज्योतिष में खास तौर से ज्योतिषियों की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है, बहुत सटीक भूमिका होने वाली है।